सबसे पहले मैं इस रीजनल लिट फेस्ट में सभी साहित्यकारों का, कवियों का, शायरों का और प्रबुद्धजनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी शशि शेखर जी ने जो पंक्तियां सुनाई, इसलिए मैं साहित्य पढ़ा नहीं हूं, लेकिन साहित्य की अनुभूति थोड़ी करता हूं, तो मैं सोच रहा हूं मुझे भी दो पंक्ति कहनी ही होगी। कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, होता रहता है यूं ही कर्ज बराबर मेरा। टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समुंदर मेरा। हमारे यहाँ कहावत है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। ये इस अवसर पर मुझे लगता है कि डोगरी हिंदी की महान कवयित्री श्रीमती पद्मा सचदेव जी की पुण्य स्मृति को अगर मैं नमन न करूंगा तो शायद ये उचित नहीं होगा। सबसे पहले मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करता हूं और उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 4 अगस्त को हम सबके बीच से वो चली गईं, उस समय भी मैंने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। और ये एक ऐसा समारोह है कि आप गुणीजनों के बीच उनको पुष्पांजलि अर्पित करना, ये हम सबका नैतिक दायित्व है। गौतम बुद्ध जी का कहना था, चंदन, कमल और जूही में सुगंध होती है, लेकिन सद्गुणों की जो सुगंध है वो लाजवाब होती है। और पद्मा जी ने डोगरी में लिखा भी है कि दिन निकलिया जा समाधि जोगिए ने खोलिए। दिन निकला है या समाधि योगी ने खोली है। मुझे लगता है कि उन्होंने एक लाइन में कितनी बड़ी बात कही है। मुझे कविता समझ में नहीं आती है क्योंकि पढ़ाई लिखाई विज्ञान और तकनीकी की हुई, लेकिन जब स्कूल, प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था तो उस समय से याद है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान। लेकिन ये समझ में आता है कि कविता सृजन है, लेखनी भी सृजन है, और बाकी जो कुछ देख रहे हैं वो सब निर्माण है। सृजन प्राकृतिक होता है और उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता, जबकि निर्माण में तकनीक की जरूरत होती है। कई बार लेखकों को ये कहते हुए सुना है मैंने कि लेखक के अंदर का लेखक जब खत्म हो जाता है तभी लेखनी लिखने लगती है। और इसलिए कुछ बड़े नामचीन लोग कह कर गए हैं कि कवि के अंदर से जब मैं, उसके स्वयं के होने के भावना मर जाती है तब कविता का जन्म होता है। रीजनल लिट फेस्ट आयोजित करने के पीछे मैं हिंदुस्तान समूह का आभारी भी हूँ, और उसका उद्देश्य यही था कि पहाड़ी हो, गोजरी हो, डोगरी हो, स्थानीय भाषाएं, उनकी मिठास और उनके अनुराग को यहाँ के लोगों के सामने भी और देश के सामने भी प्रस्तुत किया जा सके, ताकि उस भावना को और मजबूत बनाया जा सके। इन भाषाओं के प्रमोशन की जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रशासन की है, सरकार की है। हम उसे आगे बढ़ाने की हर कोशिश भी करेंगे। ये भी सच है कि कला की भूमि जम्मू कश्मीर से ये मिठास देश के अन्य भागों में भी पहुंचनी चाहिए। एक उद्देश्य हम सबका सामूहिक या सम्मिलित होना चाहिए। दूसरा मकसद हो सकता है कवियों, लेखकों की उदात्त चेतना को एक ऐसा प्लेटफार्म ये प्रदान करेगा जो जम्मू कश्मीर और हमारी महान अद्वितीय परंपरा को आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएगा। और ये एक वर्षीय आयोजन नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर इस तरह के अनेक आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के हो रहे हैं। कल मैं अनंत वहाँ था बारामूला में, गुलमर्ग में, वहाँ भी एक लिटरेरी फेस्टिवल था। सुबह वहाँ से आया तो श्रीनगर में किसानों का एक कार्यक्रम था। फिर आपके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज पटनी टॉप की इन खूबसूरत वादियों से देश को एक बड़ा संदेश
आप सब दे रहे हैं कि कला के क्षेत्र में दीप स्तंभ की तरह काम करने वाले जम्मू कश्मीर ने अपनी पुरानी रिवायत के जरिए समूचे मानव समूह को फिर से रास्ता दिखाने का काम शुरू कर दिया है। मित्रों, महान संगीतकार तानसेन ने अपने गुरु हरिदास के लिए एक बात कही थी जो किस्से कहानियों में बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ पाने के लिए गाता हूँ और बजाता हूँ, और हरिदास जी ने कुछ पा लिया इसलिए बजाते और गाते हैं। यह बड़ी गूढ़ बात है। बहुत से कवि हैं जिनकी कविता सुनकर लगता है कि शायद बहुत कुछ मिल गया है, जो उनकी कलम से कुछ अभूतपूर्व प्रसाद की तरह पन्नों पर बिखरता चला जाता है। कुछ ऐसे लेखक भी हैं जब वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर का संपूर्ण अस्तित्व सिमटकर स्याहियों से बह निकला है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि लेखक, कवि जैसे कलाकार वही हैं जिनकी उंगलियों पर ऊपर वाले की छाप होती है। फिजिकल सेंस में देखा जाए तो कलम वो पकड़े रहते हैं, लेकिन उसमें जो शब्द आते हैं मैं मानता हूँ कि वो बिना दैवीय आशीर्वाद के आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे युवा लेखक, कवि जो अभी बीज के रूप में हैं, वो फूल बने और पेड़ बनने की जो उनकी संभावना है उन्हें सही मिट्टी और सही खाद प्रदान किया जाए, क्योंकि बीज की मंजिल कुछ और होती है। वो मंजिल तक पहुंच सकें, इसका प्रयत्न का एक छोटा सा प्रयास हिंदुस्तान के साथ मिलकर के हुआ है। हमारे देश में क्षेत्रीय भाषाएं संपूर्ण राष्ट्र की भावनाओं के आदान प्रदान की भाषा रही हैं। कई बार एक शब्द का जिक्र होता है और मुझे लगता है कि भाषाई सद्भाव इसी से निर्मित होता है, और मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि भाषाई सद्भाव ही भावनात्मक एकता को सबसे मजबूत बना सकता है। आज सुबह से यहाँ बहुत से लोगों ने अपने सृजन को आपके बीच बांटा होगा, और यही बांटना ही मैं समझता हूँ साहित्य की असली खूबसूरती है। महान कवियत्री अमृता प्रीतम की पंजाबी रचना की एक लाइन है, आप में से अधिकांश लोगों को याद होगी, ते याद तेरी इस तरह जियो एक टोटा धूपदा। अगर मैं इसका हिंदी में तर्जुमा करूं तो मतलब होगा कि और तुम्हारी याद इस तरह जैसे धूप का एक टुकड़ा। लेकिन ओरिजिनल पंजाबी में अमृता प्रीतम जी ने जब इसे लिखते हुए गुनगुनाया होगा तो उसकी बात ही कुछ और रही होगी। इसलिए मैंने भावनात्मक एकता और मिठास की बात की, क्योंकि जिस भाषा में लिखा गया है मज़ा उसी में आता है। अनुवाद आवश्यक है ताकि हमारे जैसे लोग उसको जान सकें, जो भाषाओं का बहुत ज्ञान नहीं रखते। सिर्फ समझने के लिए ही मुझे लगता है कि अनुवाद आवश्यक है, उसकी अनुभूति के लिए आवश्यक नहीं है। तकनीक की पढ़ाई करने के नाते ये कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत राय अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि शायद अनुवाद में इंसान का डूबना नहीं हो सकता है, वह सतह पर तैरने जैसा ही होगा। मित्रों, आप में से कुछ लोगों ने डॉक्टर संपूर्णानंद जी का नाम सुना होगा, आप में से अधिकांश लोग परिचित भी होंगे। वो अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन उनके व्यक्तित्व की जो पहचान है, उनके व्यक्तित्व की जो विशिष्टता है, जब भी कोई बात करेगा तब उनकी पुस्तकों की बात जरूर होगी, या फिर नागरिक प्रचारणी पत्रिका के लिए जो उनका योगदान है उसकी चर्चा भी साहित्य जगत में जरूर होगी। उनका मानना था कि विचारों की जड़ें हमारी अपनी संस्कृति में होनी चाहिए। आज यहाँ उपस्थित सभी कवि, लेखक भी उसी आदर्श और सिद्धांत को जी रहे हैं, और मैं ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कभी कभी लेखकों या कवियों को आलोचना भी बहुत सहनी पड़ती है, जो मैं समझता हूँ चिंतन का एक अनिवार्य रूप है। वाल्ट विटमैन की पुस्तक लीव्स ऑफ ग्रास का 1885 में जब प्रथम संस्करण छपा था तो उन्हें भी बड़ी आलोचना सहनी पड़ी थी। लोगों ने कहा कि ये कविता को तोड़ने का प्रयास है, लेकिन विटमैन पर असर नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि विटमैन ने लिखा था कि मैं ही उत्सव हूँ, मैं ही गीत हूँ। आलोचना के बावजूद एक बने रहना ये लेखक का स्वभाव है। आप लोगों द्वारा ही मानवता की सच्ची सेवा तथा राष्ट्रीय आदर्शों को सहेज कर रखा जा सकता है। और आज मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में ये आवश्यक है। कल आप सबने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को याद किया। कल मैं श्रीनगर में था। 27 अक्टूबर 1947 को जब पहला भारतीय सेना का जहाज श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरा था, 22 अक्टूबर 1947 को जो नृशंस दृश्य बारामूला के लोगों ने देखा, महिलाएं, बच्चे, औरतें बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए हुए जिस तरह का कुकृत्य हुआ, मुझे लगता है कि मानवता निश्चित रूप से पश्चाताप करती होगी। इतिहास के पन्नों में जरूर पढ़ाया जाता है कि कबायली हमला था। मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि इतिहास की किताबों में यह लिखा जाना चाहिए कि वो कबायली हमला नहीं था, बल्कि कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना के लोग थे और ये काम 1947 से करना, चाहे 1965 हो, 71 हो। इन युद्धों में पड़ोसी को पता लग गया कि प्रत्यक्ष युद्ध हम नहीं लड़ सकते, इसलिए 47 से लेकर आज तक कोशिश की जा रही है कैसे जम्मू कश्मीर की एकता को, भारत की एकता अखंडता को कमजोर किया जा सकता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रशासन है या जो देश में सरकार है, हम शांति खरीदने में विश्वास नहीं करते। हम शांति अस्थायी रूप से स्थापित करना चाहते हैं और उसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। कुछ लोगों के बयान से कदम पीछे हटाने वाले हम लोग नहीं हैं। जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से भारत में विलय हो जाए, जब तक ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक अनवरत ये कारवां चलता रहेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अंत में, आप में से अनेक लोगों ने संस्कृत के महान कवि भवभूति का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा था। अगर कालिदास से तुलना किसी की कर सकते हैं तो भवभूति की कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने वो किस्सा भी सुना होगा। कुशाग्र बुद्धि के थे। बचपन में जब विद्यालय में पढ़ते थे, जब विद्यालय से आते थे उस समय गुरुकुल हुआ करता था, तो पिताजी रोज उनको डांटते थे। एक दिन पिताजी भोजन कर रहे थे, कच्चा मकान था, रसोई भी कच्ची थी और उनकी माताजी खिला रही थी। तो माताजी ने कहा कि आप क्यों इतना डांटते हैं भवभूति को? गुरुकुल में सबसे पढ़ने में अच्छा है, पूरे इलाके में उसकी प्रशंसा हो रही है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि डांटता हूं इसीलिए वो सबसे अच्छा कर रहा है। और भवभूत, आप लोग पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं, हम लोग के यहाँ गणासा एक हथियार होता है, आप लोग शायद फावड़ा कहते होंगे। वो बाहर रसोई के बाहर लेकर के खड़े थे कि पिताजी निकलेंगे तो आज उनकी हत्या कर दूंगा। जब ये शब्द सुना भवभूति ने, जब पिताजी बाहर निकले तो उनके पैरों पर गिरे भवभूत, क्षमा मांगी और कहा कि पिताजी मुझे अंदाज नहीं था, मुझे सजा दीजिए। तो जानते हैं क्या सजा दी थी उनके पिताजी ने? उन्होंने कहा कि ससुराल जाओ और बकरी चराओ। अब ससुराल जाना और बकरी चराना, आप सोचिए कितनी बड़ी तौहीन है। और वहीं जाकर के पेड़ के पत्तों पर उन्होंने उस महाकाव्य की रचना की थी। मैंने इसलिए जिक्र किया कि यहाँ भी संभावनाएं हैं अनेक भवभूत पैदा होने की। मेरी शुभकामना है। मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देते हुए, हिंदुस्तान को विशेष रूप से साधुवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।